तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से आजकल चर्चाओं में है। संजय निषाद जी, आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे? क्योंकि कुछ बयान ऐसे ही हैं। औरंगजेब को लेकर भी जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर भी काफी सुर्खियों में। कल भी उन्होंने एक बयान दिया है, परिवारवाद को लेकर भी एक बयान चल रहा है। तमाम सवाल हैं जिसके जवाब उनसे लेंगे। ओवर टू यू कुंदन। शुक्रिया दीपाली, बहुत बहुत स्वागत है संजय निषाद जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मॉडर्न गोरखपुर में। आपकी चूंकि ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तो पहले अब चूंकि हमने इस कार्यक्रम का नाम ही मॉडर्न गोरखपुर रखा है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मॉडर्न गोरखपुर आपकी नजरों में कितना मॉडर्न हो गया और आगे की योजनाएं जो सरकार की, चूंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, तो कितना बदल गया है पिछले 8 सालों में गोरखपुर? मैं तो आपके इस चैनल के बधाई दूंगा, आपके श्रोताओं को, आपकी टीम को भी, कि आपने इस मॉडर्न गोरखपुर, जो पहले गोरखपुर था और अब में क्या बदलाव आया है। तो कहते हैं बदल गया इंसान, तो ये भी एक है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है यहाँ। और कहते हैं कि मैं तो चूँकि पॉलिटिकल हूँ, अभी पहले डॉक्टर था, तो कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। तो ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर एक बहुत इतिहास रहा है, चाहे वो ऋषि राजा राम रहे हों इतिहास के पन्ने में। दुर्भाग्य ही था कि इतिहासकारों ने गोरखपुर को बहुत छुपाया था। हम लोगों को अवसर मिला, उसे बाहर किया। बॉम्बे में जाके हमें पता चला कोली राजाओं के इतिहास में कि गोरखपुर का भी बहुत बड़ा पौराणिक इतिहास रहा है कि कोली राजा थे ऋषि राजा राम, उनके अंजन निषाद और सिंघानु निषाद हुआ करते थे। तो ये गोरखपुर उस समय ऐसा था कि जो तारामंडल है ये आपका, वहाँ अंजन निषाद जो थे वो पहले, हम आज जो ग्रेवियन कैलेंडर देखते हैं, चाहे संवत जो भी कैलेंडर देखते हैं, दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर इस गोरखपुर में बना, उसका नाम ही था अंजन कैलेंडर के नाम से। तब ये तारे जितने भी भौगोलिक स्थिति थी, गोरखपुर से पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे गोरखपुर में, जो इतिहास रहा। और सिंघानु निषाद का किला रहा है, कोलियों की राजधानी रही है। ये बुद्ध की माता जो है, उनकी यहाँ ननिहाल हुआ करता था। आज कोलिया की दशा बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उसमें कोई एक हाई स्कूल नहीं पढ़ा था जब मैंने सोशल वर्क किया। तो पूरा गांव जहां एक इतिहास रहा हो, यहीं से आंदोलन शुरू किया बुद्ध जी ने। जो यही था कि जो झगड़े होते थे शाक्य और कोलियों में पानी को लेकर, तो उस तरीके का एक ऐतिहासिक जगह रहा हो जहाँ। और एक अस्थि कलश जो जब महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, तो एक पार्ट यहाँ आया, और देखे होंगे जगह जगह जहाँ है जो अधूरे काम थे उसे माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। तो ये क्या आंदोलन, भगवान राम जो 500 वर्षों से टेंट में थे, उसको आपने देखा होगा गोरखपुर से शुरुआत हुई और यहाँ की चिनगारी पूरी दुनिया में गई और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और राम मंदिर बना 500 साल बाद। अयोध्या में राम आए भी, और लेकिन साथ में निषाद राज भी आए, और भगवान राम के साथ निषाद राज की भी मूर्ति इसमें मान्य आया। जितने अतिथि भवन हैं, वहीं से पता चला कि भगवान राम, भाई यहीं से तो पता चला कि भाई मच्छिंद्रनाथ थे। 158 पूरी दुनिया में मंदिर हैं, ये नाथ संप्रदाय का है कि वो धीवर परिवार से थे मच्छिंद्रनाथ जी। वो आए, बंगाल से चल के आए, नेपाल गए, वहाँ से यहाँ आए, गुरु गोरखनाथ मिले, और वो गुरु गोरखनाथ के नाम पर आज कितना बड़ा इतिहास गोरखनाथ का है कि आज पूरी दुनिया में एक पहचान है गोरखनाथ का। और यहाँ आस्था जो भी वहाँ जाके नमस्ते करता और अपनी मनोकामना पूरी करता, उसे पूरा होता है। मैं तो खुद उसका हूँ कि मैं डॉक्टर था और मैंने कहा कि मनोकामना हमारी पूरी हो, और देख लीजिए मैं मंत्री भी हूँ, MLC भी हूँ, और जब बेटे को सांसद बनाना था तो सबसे पहले मंदिर गया था, और देखो इतिहास में पहले ही सांसद बना। पर मैं एक हारा हुआ इंसान किस तरीके से सफल होता हूँ, गोरखनाथ मंदिर ही उसे पूरा करता है। तो एक इतिहास रहा कि यहाँ पहले तो गोरखपुर किताबों की राजधानी थी। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है गोरखपुर, यहाँ से बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे वो कल्पनाथ राय हों, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वीर बहादुर सिंह हो, चाहे बहुत ऐसे लोग हैं। दर्जनों में अभी गया था अर्जेंटीना में, वहाँ देखे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर गोरखपुर के पढ़े लोग हैं। वहाँ मिले, हमें बुलाया, पता चला कि अपने यूनिवर्सिटी में तो दर्जनों प्रोफेसर भर रखा है। तो ये गोरखपुर ऐसे नहीं रहा, ये किताबों का रहा है। भले बीच में कुछ माफियाओं के हाथ में आ गया था, लेकिन फिर जो है अब यह जो है विकास के रास्ते पे आ गया।
कोई ऐसा चीज नहीं बाकी है गोरखपुर में, हमको लगता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मानवीय आधार को विकास के लिए उसके, क्योंकि वेलबींग कहते हैं ना कि WHO ने कहा कि भाई स्वास्थ्य में कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर वेलनेस हो तो उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। तो आप ये देखे होंगे किस तरीके से रोग होता था, आप ही आपने बताया कि भले मेडिकल कॉलेज था लेकिन यहाँ रोगों की राजधानी हो गई थी कि यहाँ सबसे बड़ा रोग होता है जो यहाँ आते हैं बच्चे ही काल कवलित हो जाते हैं। मतलब एक अभिशाप था और उस अभिशाप को मिटाने में माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, आज के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार ने इसे दिया। संज्ञान खत्म हुआ, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, स्टेडियम के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे पास चिड़ियाघर कम थी हो गया, आज के दिन में हमारे पास कोई पर्यटक अंतल नहीं था, तमाम ऐसे जगह जगह आ गए कि जितने भी थे आए। आज देखो पिकनिक पॉइंट भी हो गया है। ये रामगढ़ रामग्राम थी, कोलियों की राजधानी थी, लेकिन ये इतिहास में आज के दिन में धीरे धीरे हम लोग उस फिर से राजधानी के रूप में गोरखपुर उभर रही है कि राजधानी में जो चीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, चाहे वो मंदिर के निर्माण हो, चाहे पढ़ाई के हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे पैरा मेडिकल कोर्स हो, चाहे वो ITI का क्षेत्र हो, सबसे बड़ा तो यहाँ एक था कि इसको जंगल, नदी और जंगल के बीच में ही है। तो यहाँ जंगल में रहने वाले लोग कैसे रहते थे, एक आंदोलन हुआ करता था कि पहली की सरकार थी कि जो जंगल में रहने वाले लोग जब अपने 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 मानवीय चीज़ों को मांगने के लिए जाते थे कि हम भाई जंगल लगा रहे हैं कई सौ वर्षों से, तो हमें रहने के लिए हमें स्कूल चाहिए, हमें घर चाहिए, तो उनको हमारा, मैं तो कंपेयरगंज का रहने वाला हूँ, जंगल के किनारे मेरा घर है, तो मांगने के बदले गोली मिली, कई लोग मर गए थे उसमें। हमारे कई फॉरेस्ट के अधिकारियों को तो आजीवन कारावास हो गई। और मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जो समुदाय, भाई जंगल ही स्वास्थ्य है। अब ब्राजील में गया तो देखा जंगलों में ही शहर है, मतलब वहाँ के लोग जंगल को ही अपना स्वास्थ्य मानते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। तो जिस जंगल को सबको स्वास्थ्य देने वाले लोग जो बनटांगियाँ थे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, जंगल लगाते थे, उनको हक मांगने पर गोली मिलती थी। लेकिन आज कम से कम बनटांगियों को पूरे देश में एक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार, उनको अपना हिस्सा लेने का अधिकार। और दिवाली तो तभी आई जब गोरखपुर विकसित हुआ। तो ऐसे में हर क्षेत्रों में यहाँ तमाम आप देखे होंगे कि किस तरीके से व्यापारी भयभीत रहता था, किस तरीके से हुआ करता था। लेकिन अब देखो भय मुक्त वातावरण गोरखपुर हुआ और यहाँ ऐसे ऐसे व्यापारी हैं जो दूसरे देशों में, अभी जब मैं इन्वेस्टर समिट आया तो देखा कि 1 दर्जन व्यापारी हमारे गोरखपुर के थे। हम तो लगे बड़े भाई गोरखपुर तो बहुत विकसित हो गया, कम से कम दर्जन भर व्यापारी अगर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गोरखपुर के लोग अगर दुनिया में नाम कमाने के लिए आए हुए हैं तो हम तो कोई क्षेत्र पिछड़ा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न स्कूल ही हुआ करता था, व्यक्ति होते थे, लेकिन अभी धरातल पर गोरखपुर भी मॉडर्न हो गया, इसलिए उस पर आपने कॉन्क्लेव किया, धन्यवाद देता। संजय जी, विकास अधूरा माना जाता है जब तक वहां पर इन्वेस्टमेंट ना हो। किसी भी जगह पे विकास, आप सड़कें बना दीजिए, पुल बना दीजिए, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो अधूरा माना जाता है। लेकिन गोरखपुर कंप्लीट विकास कर रहा है क्या? क्योंकि यहां पर हमने देखा हजारों करोड़ की परियोजनाएं काम भी शुरू हो गया है और लोगों को रोजगार भी मिला है। तो क्या कंप्लीट विकास हुआ है गोरखपुर में? थोड़ा अभी देखो 70 साल की जो खाई है, 3500 वर्ष का दर्द है, उसे थोड़ा सा एक गोली से तो दूर नहीं होगा, थोड़ा सा प्रयास करके लंबा समय तक। यही गीडा था। गीडा क्या था? देखो जमीनें ले ली गई, किसान उजड़ गया, पता चला कि लोग आके उसे बेच रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था इन्वेस्टमेंट। क्यों लगाएगा भाई? जब यहाँ लोग सुरक्षित नहीं रहे, व्यापारी जो आने वाला पैसा, जो व्यक्ति नहीं सुरक्षित है तो रुपया कैसे सुरक्षित होगा? यहाँ देख लो कैसे होता था, एक रिक्शे वाले को मार दिया जाता था। किस तरीके से आप देखे होंगे कि यहाँ जब रेल के ठेके होते थे, PWD के ठेके होते थे, तो किस तरीके से बिहार के लोग आके आ भी होते थे, कैसे लोग अधिकारी भाग जाते थे। ठेके जिस दिन ठेका होता था वो कोई अधिकारी यहाँ ठेका कराने के लिए तैयार नहीं रहता था। रेलवे का पैसा वैसा छोड़ दो, जान बड़ा होता है, वो समय था। आप समझते होंगे कि किस तरीके से हुआ। तो इन्वेस्टमेंट तभी हुआ जब हमने उन लायक बनाया। जब आज के दिन में धरातल, आज गीडा देख लो किस तरीके से फैक्ट्री, तो मतलब हमारे लोग जो बाहर जाते थे, आज कम से कम बाहर के लोग गोरखपुर में रोजगार के लिए आ रहे हैं। गोरखपुर में हमको लगता है कि भाई टेक्निकली रूप से बाहर के लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन 70% तो फैक्ट्रियों में बाहर के लोग आके यहाँ हमारे जहाँ गोरखपुर के लोग
ट्रेनों दूसरे प्रदेश में जाके कमाने जाते थे, धक्के खाते थे। आज गोरखपुर में कम से कम धीरे धीरे इतना इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया, इतनी फैक्ट्रियाँ हो गई कि बाहर के लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे हम चाहूँगा कि ऐसे मजदूरों से टेक्निकल रूप से ट्रेंड हो जाएं तो उनको दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गोरखपुर में ही उनको अधिकार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा। मानते हैं कि क्योंकि जब से सीएम योगी बने यहाँ पर तब से ज़्यादा इसका और चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि पहले तक तो ये था कि बाबा गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से सीएम यहाँ से बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, तब से फिर अब सब जगह चर्चाओं में भी रहता है। उनके दौरे भी लगातार रहते हैं, हर त्योहार में भी वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और हमने आप लोगों को भी देखा है कि जनता के बीच लगातार रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अब राजनीति के केंद्र में भी जब संख्याओं की बात आती है तो पूर्वांचल का पहले जिक्र आता है। तो मानते हैं कि अब इस वजह से भी बहुत हाईलाइटेड हो गया है अब गोरखपुर। पहले यहाँ 1 दर्जन खाली लाल बत्ती वाले रहते थे। जब हम डिस्पेंसरी रहते थे तो कम से कम सुबह शाम तक खाली लाल बत्ती वाले आते जाते थे उसमें। अब काम कुछ नहीं था, मजबूर थे कि भले स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने बहुत विजन उनका लंबा था, लेकिन वो केंद्र सरकार चूंकि ऐसी नीयत थी कि वो पूर्वांचल के लिए कुछ करने नहीं चाहती थी, तुष्टीकरण की नीति हुआ करती थी, तो वो बेचारे जमीन तो ले लिया, अधिग्रहण कर दिया, कुछ कर ही नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी के विजन को और उस चीज़ को मिशन बनाया, और मिशन बनाकर जो भी चीज़ें आवश्यकताएं थी केंद्र सरकार से लिया, वो भी दिया। आज के दिन में सब जितना भी क्षेत्र में विस्तार होना था, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, लोगों के समाज की एकता के क्षेत्र में, लोगों के समरसता के क्षेत्र में, बाढ़ बहुत आती थी, किस तरीके से हो जाता था, कम से कम उससे ज़्यादा मुक्ति मिली। आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग, गोरखपुर के लोग, एक बार बाढ़ आई तो पता चला कि यहाँ नाव चल रही थी शहर में ही, और शहर में नाव चल रही थी, बड़े से बड़े जमींदार लोग बेचारे जो क्षेत्र से आके शहर में बसे थे कि यहाँ सुकून मिले था, वो पॉलीथीन में बसे थे। हम लोग आए उस समय, हम लोग उनको डिस्पेंसरी बंद करके उनको है, किस तरीके से हाहाकार मचता था। एक बार का घटना, इतना बाढ़ आया, नौसड़ कट गया, पता चला अखबार में छप गया, और ससुराल कि ये फला गांव के ऊपर से पानी बह रहा है। तो पता चला उस बाढ़ क्षेत्र में हमारी ससुराल थी, तो मैडम कहने लगी अब देखो भाई हमारे तो पूरा का पूरा सब उजड़ गया। तो मैंने कहा धैर्य रखो, अखबार की न्यूज़ कुछ अलग होती है और हकीकत कुछ अलग होती है। तो पता चला 4-5 दिन बाद पता चला कि नहीं, गांव भर में पानी घुसा था, बहुत कम हताहत हुए। तो ये जमाना था उस, देखो आज के दिन में सब पक्के हो गए, बंदे सिस्टम से हो गए। आज के दिन में बहुत कुछ है, क्योंकि देखिए सरकार, देखिए राजनीति कुछ नहीं है, एक अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, प्रदेश और जिले के विकास के लिए है, देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मतलब आधुनिकीकरण करने का अभिभावक। तो कैसा अभिभावक होना चाहिए भाई? ऐसा अभिभावक कि जो खाली हिंदू मुसलमान राइट, अक्सर यहाँ 1-1 महीने 2-2 महीने जिला ही बंद रहता था, एकदम जैसे कुछ हुआ तैसे। हमारे तो मेरा मोहल्ले ही मुस्लिम इलाके में डिस्पेंसरी थी, तुरंत पीएससी लग जाती थी 10 बटालियन, बेचारा निकलना ही बंद हो जाता। दिन भर क्या हुआ भाई, आज मरीज नहीं आए, कहना अरे यार कुछ कर्फ्यू लगने वाला, रास्ता ही बंद है, तो पता चला 4 दिन आराम करना पड़ता था। तो ये वो उस समय भेंट चल रहा था। तो अभिभावक ऐसा होना चाहिए कि कटुता खत्म हो जाए, प्रेम से रहें। आज के दिन में देख लीजिए कि मुसलमान के भी, वो भी, उनके भी सबसे ज़्यादा गरीब वही है ना, हैंड टू माउथ तो वही है ना बेचारे। कैसे कर्फ्यू में 1 महीने बंद होता था, कैसे वो बिना खाए रहते रहोगे? कम से कम आज के दिन में देख लीजिए, यहाँ की आवाज़ थी हैंडलूम का, हमारे यहाँ हैंडलूम बहुत कुछ है। देखिए अभी पिछले कैबिनेट में हैंडलूम वालों के लिए एक विशेष परियोजना लाया हम लोगों ने, उनकी बिजली के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हैंडलूम में तो मुसलमान ही ज़्यादा हैं, सारी तो गरीब हैं, तो उनके लिए अभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो पहले और अब में बहुत अंतर है, और इसमें मैं ज़्यादातर धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और माननीय मोदी जी को भी दूंगा कि जो भी केंद्र से भी परियोजनाएं मांगा, वो कोई भी एक भी परियोजना ऐसा नहीं रहा कम है। और हमें बड़ी खुशी होती है, मैं गोरखपुर का हूँ, कि जब 2 महीने में 2-3 कैबिनेट होती है, तो ये जरूर 2 कैबिनेट के बाद एक गोरखपुर का कोई न कोई आ जाता है। और कम से कम धन से ही विकास होना है, पॉलिसी से विकास होना है, तो ये कम से कम गोरखपुर का विकास हमने कर लिया, विकास आप लोग कर रहे हैं, और विकास दिखाई भी दे रहा है सब तरीके से। मैंने पूछा, लेकिन पार्टी के विकास की बात कर ले, जिसमें आप लगातार लगे हुए हैं। संविधान अधिकार यात्रा आपने निकाली, कई जिलों में आपने यात्रा की, बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, संविधान की रक्षा की बात सत्ता पक्ष वाले लोग करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आखिर ये यात्रा और ये नाम क्यों रखा आपने? अरे बच्चा अगर गोद में है और
रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, तो माँ को भी नहीं याद आएगा कि उसे दूध भी चाहिए। तो हम तो सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं, तो हम तो कहेंगे ना बार बार कि भाई 10%। भाई देखो, जब पिछड़ी जाति का नहीं था, मुलायम सिंह लीडर हुए, पॉलिटिकल गॉडफादर, अब मिल्कमैन हुए, तो उन्होंने पिछड़ी जातियों के नाम पर आरक्षण लाया और 27 में 27 कब्जा कर लिया। मैं जो है मिल्कमैन, जो पॉलिटिकल गॉडफादर लेदरमैन कांसीराम आए, उनका बैकलॉग भर गया, पूरा 23% आरक्षण में उनका भी पूरा कब्जा हो गया। जितनी संख्या थी उसे 100 गुना। आज के दिन में अपर कास्ट पूरे जब से 100 साल से लगा हुआ था, चाहे वो हिंदू महासभा के नाम से हो, चाहे जो है आरएसएस के नाम पर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम पर हो, लेकिन कामयाब तो हुआ। लंबे समय तक लड़ाई लड़ा तो 10% गरीबों के लिए आरक्षण मिल गया। आज के दिन में महिलाओं ने एक मुश्त वोट दिया, मोदी को एहसास कराया कि भाई महिलाएं में भागीदारी चाहिए, हमें किनारे मत रखो, हम ही आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, बाकी लोग तो बड़ा महंगे हैं। पुरुष लोग जाते हैं 500 पाते हैं, तो एक जगह एक दिन का 500 प्रचार पाएंगे पुरुष, तो दिन भर में 1-2 जगह चाय पी लेंगे, उतना काम हो जाएगा। लेकिन महिला को अगर 200 दे दो तो 200 घरों पर नहीं, 500 घर पर जाती प्रचार करने मोदी का। ऐसे में महिलाओं को आरक्षण दे दिया 33-10। लेकिन निषादों का जो आरक्षण लिखा हुआ है, तो ये जो विसंगति है, उसके लिए तो जिसको लेना है तो उसे करना पड़ेगा ना। भाई जानते ही नहीं है, जो जानता नहीं है उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसे फायदा उठाए उसे नेता कहते हैं, और जिसे लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। तो डॉक्टर संजय को अगर पॉलिटिकल गॉडफादर है, फिशरमैन कहा, तो मैं नेतृत्व करता हूं, और लड़ाई लड़ने के लिए जिसको चाहिए उसे रोड पर लाना पड़ेगा, सही बात बताना पड़ेगा। जो जानते हो सही नहीं है, और जो सही वो जानते नहीं है। तो इसलिए जब मैंने किताब लिखी जो है राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश, तो पता चला हंगामा हो गया। हमने कहा ये किताब मिलनी चाहिए। हमने कहा भाई मैं तो लीडर तो हूँ नहीं, पॉलिटिकल टीचर हूँ। हम तो टीचर है तो टीचर को तो जाना पड़ेगा ना। तो प्रोग्राम बनाया था कांसीराम ने, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति बताना है, नहीं तो यही कुछ नहीं जानते हैं। तो उसके लिए आए लोकतंत्र में एक है, चर्चिल ने बुक लिखी है अबाउट द पॉलिटिक्स। उसमें लिखा है द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कहीं कम नहीं है इस युग में। असल उसने लिखा है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, उसके साथ समाज रहना चाहिए। तो अगर इसके समस्या आरक्षण है तो भाई राजनीतिक झंडा तो पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो होगा, नहीं तो ऐसे मांगते रह जाएंगे। चूंकि पार्टियां ये जान चुकी हैं कि भाई कांग्रेस जान गई कि निषादों को नेता बना दो, एक तो कुर्ता पहना दो, वोट मिल जाएगा। 70 साल से लेते रहे। सपा भी जान गई 2-4 निषाद को टिकट दे दो, इनका वोट लेते रहो, कुछ इनको अधिकार देने की जरूरत नहीं है। बसपा ने भी भाईचारा कमेटी बना लिया। तो मैं उनको कहने के लिए निकला हूं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन टू डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। कि तुम एक मीठा जहर है, सामाजिक संगठन का राजनीतिक दल नहीं है, तो अभी क्यों जहर बना रहे हो, क्यों जहर पी रहे हो? आओ एक झंडे के नीचे, जिस तरीके से लेदरमैन एक झंडे के नीचे आया, काम हो गया। जब संविधान में लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारे 66 समूह है जातियों के। संविधान सभा में जब चुन के आए थे सब लोग, तो उसमें होगा कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा अगर एक जगह टोकरी में रख दिया जाए तो मजबूत वाला सब चना खा जाएगा। तो ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं उस समय के बड़े लोगों को, उच्च वर्गीय लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि नहीं, ये मानवीय आधार पर होना चाहिए। और हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, बड़े लोग हैं, कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, और सरकार के टैक्स से इन गरीबों को, जो उजड़े लोग हैं, जो धर्म से उजड़े हों, चाहे मुगलों अंग्रेजों से उजड़े हों, नदियों से उजड़े हों, जिन जो भूमिहीन है, ऐसी जातियों के समूह बनाए जाए, और उनको जो है हम सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकार के पैसे से उन्हें आके विकास किया जाएगा। हर जिले में कोचिंग सेंटर खुला हुआ अनुसूचित जाति का, तो उसमें लिखा अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। कितना देखिए क्लियर कट संविधान में है कि शेड्यूल्ड कास्ट मतलब जाति का सूची है, लेकिन ये गंवार हैं, पढ़े नहीं है, तो इनको समझ में आ जाए, उसका हिंदी लिख दिया अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाए, धन पैसे बुद्धि में नीचे हो, उन्हें सूचित किया जाए कि तुम्हारा भाई हिस्सा 23% रिजर्वेशन है, जाके पढ़ो लिखो, आगे पढ़ने के बदले पैसा पाओगे। पता चला कि नहीं, वो तो एक लाइन उसको हो जाने दीजिए। ये समाज में, समाज के जो दोषी लोग हैं, जहरीले नाग हैं, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। डसने वाले आस्तीन के सांप जो हैं, ये जो है उत्तर दिल्ली के संविधान में इनको चारों का भविष्य सुरक्षित है, इनकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है। जो रे बोलेगा, अपमानित करेगा, जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा पैसा सरकार से। न्याय अनुसूचित जाति आयोग कहता है कि अगर दरोगा, पुलिस और एसपी ढीलावली करें, उन्हें भी भेजो जेल। इनका नाम ही है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। मतलब इन जातियों के साथ अत्याचार होता है, निवारण करने के लिए अधिनियम बना। उसमें
मझवार भी है ना केवट मल्ला, तो लिख दिया भाई कपड़े का चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, नदियों में काम करने वाले, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, अब भगवान राम को भी पार उतारने वाले को मझवार कहा जाएगा। ये संविधान में लिख दिया गया। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में वोट तो ले लिया, टिकट दे दिया, हमारे लोग बेचारे नासमझ नेता थे, समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है, कितना हमारे साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में निकले लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 लिख दिया। अब केवट मल्ला कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। अब हो गया काम इनका, छिना गया। अब दिल्ली का सुरक्षा छीन लिया गया, नौकरी छीन लिया गया, बहन बेटी की इज्जत जो सुरक्षित थी, अब इनका बेटी का इज्जत लूटा जाएगा तो निषाद जा गिड़गिड़ाएगा, वहां भी 2 लात खा के आएगा। अरे यार, दिल्ली में अनुसूचित जाति की जो बेटी है, अगर दरोगा कह दे साहब मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो सीईओ दरोगा कहेंगे बेटी वहीं खड़े रहो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। और यही निषाद की बेटी की इज्जत लूटा जाए तो कहते हैं अरे आज थाने में आ जाओ, अपने बाप को लेके आओ। ये है दोनों में अंतर, तो इनको बताना पड़ेगा। मैं आंदोलन किया 7 जून 2015 को, मैंने कहा है सपा बसपा कांग्रेस के लोग तुम लोग बड़े बेईमान हो, और ये देखो लिखा हुआ संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तुम्हें पावर ही नहीं था SC/ST के किसी मामले में छेड़ने का, तो तुमने इनको क्यों भी सिम डाल दिया। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, भिजवाऊंगा जेल, आप लोगों का नहीं होगा बेल। तो मैंने जब रेल रोका, सड़क रोका, तब राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को कहा जल्दी बदलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बदल दिया, संशोधन कर दिया, लिख दिया कि 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 नंबर से केवट मल्ला बिंद, प्रजापति, राजभर और पिछड़ी जातियां जो है, जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, इनके संशोधन करके पिछड़ी निकाल दो। लिख दिया अब ये नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, और लिख दिया अब अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो जिन्हें हक लेना होगा, तो है ना, ये कहावत है कि मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर, अगर चाहता फल सजर से मतलब पेड़ से, तो जा पत्थर तलाश कर। तो पत्थर तलाशने के लिए हम क्षेत्र में तो जाएंगे ही जाएंगे। ये सब कार्यकर्ता खंजर हैं, ये खंजर तो मारना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। तो कांशीराम ने खंजर निकाल के दिखाया, सब पाया। मंत्री जी, अब आप पे ये भी आरोप लगते रहे, विपक्ष भी कहता है और आपके कुछ बयान भी ऐसे लगते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आप भाजपा के साथ दिल से नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं, दिल और दिमाग दोनों से, और खूनी रिश्ता है भगवान राम और निषाद राज का, त्रेता का है। बेईमान लोग हैं जो ये निषादों का हिस्सा लूट रहे हैं, वो बहकाते हैं हमारे समाज को, कटुता पैदा करते हैं। हमने तो भाई राम को भी पार उतारा, सपा बसपा को भी पार उतारा, सबको पार उतारा, लेकिन सबने मझधार में छोड़ दिया। झुआ भरोट को पौआ पिला के कहे बिकाऊं पियाऊं है, ये झुआ भरोट पौआ पिएगा, ये पावर में रहेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। जो अंग्रेजों के दलाल थे वो मलाई खाएंगे, और देश को आज़ाद कराने वाले भीख मांगेंगे। ये देश का कानून नहीं कहता है। देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को अंथा समन्वय कमेटी 1949-50 सीधे लिखता है, ऐसी जातियों को 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। वो बेचारे दर दर की भीख मांग रहे हैं, रोड पर पाइपलाइन में, सड़क पर हैं, और पॉलीथीन में है, झोपड़ी में, झुग्गड़ी में 40% लोगों को जमीन जायदाद नहीं है। 30 साल से राजनीति कर रहे हैं ये लोग, एक गांव में अब घुसने नहीं देंगी जातियां। अब जाग गई हैं सोशल मीडिया, आप जैसे भाई लोग हो, अब ये जगाओगे, अपने आप ऐसे बेईमानों को गांव से भगाएंगे और मोदी योगी को फिर लाएंगे और अपना हिस्सा लिखवाएंगे। ये है प्रोसेस राजनीति का, सही बता रहा हूं। इसीलिए ये लोग ऐसे लगाते रहते, कुछ है नहीं। इनके साथ मैं रहा ना 2018 में, सपा लाए बसपा लाए कि तुम पिछड़ों के नेता आ जाओ, सपा बसपा को लाए कि वो भी आ जाओ, जो दलितों के नेता हो। डॉक्टर अयूब आए कि मुसलमानों के नेता तुम भी आ जाओ। भाई हम निषादों के नेता हैं, बड़ा मेजर वोट है, अगर 14% मुसलमान, 18% निषाद है, दलित है 23%, और जो है आ जाइए। मैंने तो एक किया था 2018 में ही गोरखपुर, लेकिन क्या हो गया भाई, ये दलितों के नेता होते, पिछड़ों के नेता होते तो एक रहते ना, क्या हो गया? ये है इन लोगों की चाह। तो संजय जी, ज्ञान कब आया कि भाई हम प्रभु राम के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रभु राम को लाने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? आप 2018 का जिक्र किया आपने, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको कब एहसास हुआ कि गलत पक्ष के साथ हम? नहीं, मैं तो यहाँ कहा ना कि पहले यहाँ एक मच्छेन्द्रनाथ के, जो गुरु मच्छेन्द्रनाथ के, ये जो है गुरु नाथ का मंदिर है,
तो उस मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं वो पहले चुनाव लड़ रहे थे। अब कुछ नहीं करना था। प्रवीण निषाद मच्छिंद्रनाथ के वंशज थे, तो अंतर कहाँ है? वो पुजारी थे, वो लड़ रहे थे, हम वंशज थे, लड़ रहे थे, इसीलिए जनता ने चुनाव दे दिया। इन लोगों को थोड़े दिया था, सपा बसपा इन लोगों के नाम पर वोट नहीं दिया था। ये निषाद मच्छिंद्रनाथ के वंशज के नाम पर वो जीत के गए थे। इसीलिए आज के दिन में हम लोग एक हैं। और लड़ाई चूंकि पता जब चलेगा, इतिहास पढ़ेंगे तब तो। बाम सेब में था, बाम सेब की एक ट्रक किताबें रोज छपती हैं, लेकिन निषाद राज के किले के बारे में एक लाइन नहीं छपा। बताइए, कांग्रेस ने 37 बरस पहले किले खुदाई करे, सारा खजाना लूट के ले चले गए, जंगल हो गया। जब मैं देखा कि अरे यार निषाद राज का किला भी है, तो भैया देख के तो निश्चित रूप से व्यक्ति के परिवर्तन होता है। मस्जिद में विचारधारा होता है, संस्कार होता है, अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे व्यवहार होंगे, अच्छी सरकार बनेगी। जी, ये माना चाहे कि गोरखपुर की बिसात बिछाते हैं निषाद। क्या करें? गोरखपुर की जो बिसात है वो निषाद ही बिछाते हैं, ऐसा माना जाए? अब भैया झगुआ भरवोट को पौआ पिलाते रहे तो पौआ पीने वाली बिरादरी तो किधर भी चली जाएगी बेचारे को। लेकिन जब मैंने सेना बनाई तो हमारे लोगों ने कहा भाई 70 साल से तो तूने पिलाया है, अब हम पिलाते हैं, आओ पी लो। तो हमारे लोगों ने हसुआ, बल्ला, फरसम, फरसा लेकर बैठे रहते थे कि गांव में कोई दारू लेके आएगा तो सीधे नहीं जाएगा, खत्म किया जाएगा। तब जाके यहाँ का महिला मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि महिलाओं ने दारू बनना बंद किया, बिकना बंद किया और बेईमानों को भगाया। तो पता चला इन बेईमानों ने एजेंट खोज लिया, कहना उसी बिरादरी के आदमी भेजो, वही पिला पाएंगे ना, हमको मार के फेंक देंगे। लेकिन उन लोगों को भी कहा, महिलाओं ने कहा ये नहीं चलेगा, अब हमें हिस्सा चाहिए, हमें संविधान में सुरक्षा चाहिए, संविधान का जो आरक्षण वो हमें चाहिए, वो दिला दो, वोट लेके चले जाओ। अभी भी है, भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। क्योंकि जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, उपचुनाव, तो दिल्ली में यही हुआ कि भाई हमारे लोग तो मानेंगे नहीं, वोट नहीं देंगे आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। और आप कहा जा रहा था, आप नाराज भी हो गए थे, तब कहा जा रहा था, मैं कह रहा हूँ। देखिए, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, दिल है। अगर दिल को खुराक नहीं मिलेगा तो बीमार तो हो ही जाएगा ना। तुम नाराज होगा। तो कार्यकर्ताओं को जिस मुद्दे के लिए कार्यकर्ता बनता है, संवैधानिक सुरक्षा लेने के लिए आया है, संवैधानिक अधिकार है। पहले वो रांग, देखो पहले दलित भाई रांग थे, वो अपने को खराब काम करना ही राइट समझते थे, अपना अधिकार है। हम गंदा काम करेंगे, खराब जगह बैठेंगे, पिछला जन्म खराब है, पिछले जन्म और के आधार पर था। लेकिन राइट वर्क क्या हुआ? कांसी राम ने कहा, अरे यार वो तो संविधान में लिखा है, जो तुमसे साफ करवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। तुम्हारा तो लिखा है खजाना 23%। तो उन लोगों ने संविधान में जब हक देख लिया तो राइट वर्क किया, राइट टाइम, अपना जिंदगी संविधान में हक लेने के लिए लगा दिया, अपना पूरा दिशा जिंदगी अपने मार्गदर्शक के साथ चले। तो निषाद अपने को सोचता है कि मैं मजदूरी करने के लिए, मछली खाने के लिए, मछली मारने के लिए, दारू खाना, पूड़ी खाना, मछली खाना, मुर्गा खाना, वो सोचता अपना अधिकार है, पसीना बहाना, मजदूरी करना, टोकरी उठाना। लेकिन संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में लिखा है केवट मल्लाह का बेटा मझवार है, कश्यप कहार का बेटा तुरैया है। ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं। 60, 70, 80% निषादों के पास जमीन ही नहीं है। तो उसमें है ना अधिकार लिखा हुआ कि तुम्हें सीधे तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ के आएगा, तुम्हारा हक बनता है। तुम्हारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार बनता है, ये तुम्हारा सम्मान है, वो कहीं भीख नहीं है। ये तुम्हारा अवसर दिया गया संविधान में, तुम्हारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था। तो उसके लिए अगर हमने कहा कि अब राइट वर्क क्या बताओ भाई, तो कहना नहीं, राइट वर्क तो मतलब राइट मतलब अधिकार, अधिकार लेने के लिए काम कर रहा कार्यकर्ता, अपना जिंदगी अधिकार लेने के लिए अब दे दिया है, अब अधिकार लेने के रास्ते पे चल दिया है। और वो राइट डायरेक्शन मतलब डॉक्टर संजय के डायरेक्शन में चल रहा है अधिकार लेने के, और राइट एक्शन में है। अब जो कार्यकर्ता एक्शन में है, फैशन में तो है नहीं, अब फैशन छोड़ के एक्शन में आ गया है, तो वो तो अपना अधिकार मांगेगा ही। अब भाजपा भी देखिए, अभी कल ही देखा कि महाराज जी हमारा आवाज़ उठा रहे थे सदन में कि भाई केवट मल्लाह अनुसूचित जाति के हकदार हैं, ये होना चाहिए, जब सांसद थे। तो जब मेरी आवाज़ योगी जी हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज मुख्यमंत्री क्या स्थिति है अभी, क्या स्थिति है? क्योंकि आपने कहा था ना तो लोकसभा चुनाव में कि हो क्या ना गया, सिंबल दिया, ना देखिए सीट होता दिया, क्या कि इसलिए सीट देखो कमाई। हमारे यहाँ कहा गया ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता है, समय से ही होगा। अब समय आ गया है, क्योंकि सबको मिल गया है, यही बचे हैं। महिलाओं को मिल गया, एससी को मिल गया, यादव भाई को मिल गया, सबको मिल गया। पिछड़ी में जिसको लेना था ले लिया। असली में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां केवल यही बची हुई हैं। प्रजापति अभी देखो डीएम वगैरह बनाना शुरू कर दिए, प्रजापति 28 जिले में बन गया, अभी मझवार का भी बनना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में एक आदेश हुआ
कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। अगर भाजपा ने शुरू कर दिया तो उत्तर प्रदेश में एक दिन लिख देगी कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर हम ओबीसी से निकल गए तो 9%, 9 त्रिक 27, तो अगर हम उसके 30% उसमें हमारा है अब पिछड़ी जातियों का, तो 27% का हिस्सा काहे मिल्कमैन खाएंगे भाई? उसमें 9% कट जाना चाहिए ना। जब राज्यपाल ने कह दिया ये जातियां नहीं पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, तो 9% कट के 80 में जुड़ जाए। तो ये बड़ा प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि कोई विवाद न रहे, लेदरमैन वाशरमैन हमारा विरोध नहीं करे, 9% कट जाए और आसानी से हो जाए। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है लंबे समय के लिए। संजय जी, अब 150 बरस लड़े अंग्रेजों को भगाने में, मुगलों को भगाने में इतना 350 बरस लगे, 750 बरस मुगलों को लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तो थोड़ा सा और लड़ लेंगे इन बेईमानों से। लेकिन देर आएंगे तो दुरुस्त आएंगे। चूंकि देखिए, मैंने नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो फाइल गायब कराए आरक्षण की, जिसके आधार पर संविधान में आरक्षण की फाइल लिखी गई, उसका नाम है 74/4/1950, फाइल ही गायब करा दिया। अब मैंने उनके खिलाफ दिल्ली के संसद भवन मार्ग में जो है मुकदमा लिखा दिया। और चूंकि आंदोलन उसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं कि नहीं तो कहेंगे अपनी बिरादरी नेता हो जाएगा, कहेंगे तो हमारे हक के लिए तो मैं चोरी भी करता हूं। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो जब हमारे एविडेंस आगे मिलेंगे। नहीं संजय जी, आप बिरादरी की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, आप कार्यकर्ताओं की सेना की बात करते हैं, आपने अभी भी जिक्र किया। लेकिन एक बयान आपका सुर्खियों में है उस पर भी बात जरूरी है। आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन आपके परिवार से लोग डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते जैसा कि आप हैं? आपने सेवा की समाज की, बाकी व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते? क्यों नेता ही बनेंगे? क्यों विधायक और एमएलए बनेंगे? आपका ये एक बयान सुर्खियों में है जिस पर विरोधी भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी का परिवारवाद अलग है, आपका परिवारवाद अलग है। यार, आज के दिन में जो सपा का 2 दर्जन से ज्यादा उनके घर में है, वो आदमी आवाज उठाए जो पूरा अपना घर कुनबा सैफई बनाए हो, बाकी गांव का यादव अभी बेचारा परेशान है। उसके खिलाफ कितने मुकदमे होते थे। जब हमारे सामने दूध मंडी चलती थी, इंस्पेक्टर राज था, भले यादव की सरकार थी, लेकिन कितने हजार मुकदमे यादव हुए थे। झूठे फर्जी पैसा नहीं दिया, कहते दूध पानी मिलाते हो, रोते आते थे मेरे पास। लेकिन मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, यादव भी आराम से व्यापार कर रहा है। खाली 2000 यादव हीरो हैं, 2000 लेदरमैन हीरो हैं, बाकी लेदरमैन भी जीरो है गांव का, और मिल्कमैन भी गांव का जीरो है। तो मैं जो कह रहा हूं परिवारवाद का, कि आज के दिन में हमारे यहाँ दर्जन भर निषाद नेता मारे गए। महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन जमुना, निषाद, फूलन देवी, ये सारे नेता मारे गए। तो जब कोई आदमी जब कदम रखेगा तो अपने राजनीतिक सलाहकार से रहेगा। तो उन्होंने कहा देखो इसलिए नेता मारे गए कि जब तक वोट डलवाते थे फूलन देवी तब तक जिंदा थी, और जब कहीं हिस्सा दे दो तो हिस्सा नहीं दिया तो थोड़ा सा अनबन हो गया, मोह भंग हो गया सपा से। उन्होंने एक पार्टी बना लिया, एक क्लब पार्टी बना लिया। पार्टी बनाते 27 दिन में मारी गई। तो इसके लिए पार्टी बनाना अपराध है, हिस्सा मांगना बिना झंडे के तो हिस्सा मिलता नहीं है। तो ये हमारे नेताओं की है। तो पता चला कि मैंने पूछा भाई जिंदा कैसे रहेंगे बताओ ना, हमारा नंबर आया, दर्जन भर तो मर गए, अब नंबर डॉक्टर संजय का है। तो उन्होंने कहा देखो इन नेताओं के पास कोई विरासत नहीं थी, कोई उनका मिशन संभालने वाला नहीं था। जेनेटिकली होता है, जीन्स, हम लोग डॉक्टर हैं जो है, व्यापारी का बेटा बहुत आसानी से व्यापार कर लेता है, मछली का बच्चा बिना सिखाए तैर लेता है। उसी तरीके से राजनीति में जब प्रवीण जी जीत के गए तो लोगों ने पूछा पत्रकारों ने कब से राजनीति सिखा रहे हैं? तो मैंने कहा अरे यार मछली के बच्चे को तैरना थोड़ी सिखाना पड़ता है, मैं खुद ही पॉलिटिकली ट्रेंड टीचर हूँ, तो बच्चे हैं तो मेरा मिशन कौन है? तो कहना अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घर भर के लोगों को राजनीति में लाओ, जब तुम मरोगे तुम्हारे जगह पर कई बेटे डॉक्टर संजय बन जाएंगे और दूसरे को नहीं फोड़ पाएंगे। और देखो पहली बार आया जब 2017 में आया, भूचाल लाया 2018-19 में, तब तक पता चला इतनी तोड़फोड़ हमारी पार्टी में हो गई, इतना फर्जी मुकदमा लिखाना शुरू कर दिया कि हमने कहा अरे यार तो घर भर ही तो साथ दिए। आखिर मेरे घर के हैं ना पीयूष रंजन निषाद, भाई भाजपा टिकट नहीं दे रही थी, मैं जबरदस्ती टिकट लिया। मेरे को तो 12 मिला था, मैं अनुसूचित सीट लिया था, वहाँ टिकट भी दे दिया था बेचारे को, उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिया था प्रचार में। लेकिन जब मेरे पास आया कि पीयूष रंजन को टिकट नहीं मिल रहा है, अब इस बार नहीं दे रही भाजपा, तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरे यार बिरादरी का मामला है दे दो। तब तक रात में गृह मंत्री फोन आया भाई 5 टिकट निषादों के लिए ले गए वो लड़के। हमने कहा क्यों नहीं ले जाएंगे, निषाद हैं तो निषादों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, 10 दूसरे बिरादरी देंगे, 5 अपने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य था 3 ही आए,
विनोद बिंद आया हुआ है, तो वो तो नहीं दिखाई देता, वो तो मेरे परिवार के हैं, एक ही विधायक है मेरा। हाँ? ठीक है, आपने उसमें तो ये मेरा जो परिवारवाद है वो मिशन के लिए है। और कफन जैसे अखिलेश निषाद मारा गया, सबसे सीधे 50,000 लोगों के सामने गोली मारा गया, बेचारा जिंदा ऐसे अपने हाथ को निकाल के रखा और दौड़ता रहा, तब तक पुलिस वाले पकड़े और उसे पॉलीथीन में लपेट के गिर्राग ले चले गए। तो मैंने कहा भाई ये दर्द, संजय जी, आपने अगर पुलिस वालों का जिक्र कर दिया। दूसरे का बेटा अगर शिकार हो सकता गोली का, तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को कफन बांधूंगा, मेरे घर का बेटा पहले आएगा और पहले शहीद होगा, तब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों को लाया गया। संजय जी, एक आखिरी सवाल, आपने पुलिस का वालों का नाम ले लिया, तो पुलिस वालों को लेकर के आपका एक और बयान है जिसकी चर्चा और बहुत होती है और विरोधी करते हैं। भाई 7 पुलिस वालों के साथ आपने क्या कहा, विरोधी पूछते हैं, मैंने सोचा ये अच्छा मंच है, गोरखपुर में मौजूद हैं, तो आपसे जानकारी ले लें कि आपने टांगे तोड़वाई, क्या क्या, आप थोड़ा क्लियर कर दे तो बेहतर होगा। महिला विंग हमारे यहाँ ना, ये झंडे की पूजा होता, जय निषाद राज तो मोदी बोलते, योगी बोलते हैं, और जय निषाद राज का झंडा कोई अधिकारी पैर से दबाएगा तो मेरा समाज बर्दाश्त करेगा क्या? बिल्ला में फंस गया एसपी के, और झंडा जो है खींच के डंडे से झंडे के नीचे रखा, डंडा निकाल के मारने लगा, तो मेरी भाई ये मार्शल कौम है निषाद, अंग्रेजों को मार के कत्ल करके भगाया, मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को पार उतारा है, ये है मार्शल कौम है, खून तो जागेगा ना, आज नहीं कल जागेगा। तो बोलो भाई, हमारे सामने हम तो 100 मीटर दूर थे, हमारी महिलाओं ने तोड़ फोड़ करके सही कर दिया इन लोगों को। मैं कहता हूँ आज के दिन में गोली चलाए, रक्षक भक्षक बनेगा तो आदमी आत्मरक्षा में संविधान में जगह दी गई है। आज ही देख लो, मैं कह रहा हूँ सुल्तानपुर में जब नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती किसी बच्चे को जबरदस्ती मुकदमा में डालेंगे, इंटर पढ़ रहा बेचारा था भी नहीं, तो उसका कैरियर किसी बच्चे खराब होगा, तो जानवर से सीख ले आदमी ना। ये कुत्ते के बच्चे को छोड़ दीजिए, उसके माँ देखो कैसे बदला लेती दौड़कर, और ये निषाद है उसके बच्चे को जबरदस्ती मुकदमा में डालेंगे तो महिलाएं छोड़ेंगे। 1000 महिला हमको घेर लिया, हमने कहा भैया देखो इतिहास खराब हो गया, आज ही देख लो। कहते ना आस्तीन के सांप हैं, ये बेचारे 90 परिवार हैं निषाद, महाराजगंज जेल वहाँ जंगल के किनारे, और जंगल में रहेंगे जब अंग्रेजों ने उजाड़ दिया था, मुगलों ने उजाड़ दिया, 90 साल से हैं जंगल के किनारे। एक डीएफओ महोदय यहाँ हैं, यादव जी हैं, जैसे देख लो या क्या। संजय जी, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, देख लो उसको, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, उजाड़ रहे हैं। मैंने कई बार उनके मंत्री ने भी कहा, तो अभी तो मैंने बुलाया हूं। तो ऐसे ही होता है आज के दिन। आप सोच सकते हैं कि 2 निषाद यहाँ चौरी चौरा में चुनाव जीते थे, क्या नाम है वो जिला पंचायत का, और प्रमाण पत्र ही बदल दिया सुबह। जब लोगों ने थाना वाना फूका, सड़क घेरा, पूरा आंदोलन किया, तो 2 घंटे में फिर प्रमाण पत्र मिल गया। ठीक है। तो इस तरीके कैसे हक लूटा जाता है, तो हक लेने के लिए अगर भारत को आजाद करा सकता है निषाद, तो अपना हक भी ले सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से लेंगे। हमारा कहने वाला लोकतांत्रिक ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद बेबाकी से बोलते हैं और उन्होंने अपने बेबाकी से पकड़ रखा कि विरोधी जो करेंगे भाई 7 पुलिस वालों के साथ क्या क्या, जरा संजय निषाद से पूछिए। तो ये सवाल हमने पूछा और क्यों और क्या हुआ था, उसका जिक्र संजय निषाद जी ने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर और इस बेबाक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद।